आज मैं उत्तर प्रदेश के बरहज क्षेत्र के खुदिया मिस में मौजूद हूँ और ये बांसगांव लोकसभा लगता है। आज के समय में चुनावी सरगर्मी पूरे देश के अंदर चल रही है। विशेषकर उत्तर प्रदेश बिहार को ज़्यादा लोगों के दृष्टिकोण देखा जाता है और कहा जाता है कि जो उत्तर प्रदेश बिहार जिसको चुनता है वह पार्टी देश का प्रधानमंत्री होता है और वह नेतृत्व करता है। शायद यही है 2014 में मोदी जी ने, जो कि बनारस से चुनाव लड़े थे और उत्तर प्रदेश ने बड़ी लंबी जीत दी थी जिससे वो प्रधानमंत्री हुए। आइए बात करते हैं। खुदिया मिस के श्री श्रीधर मिश्रा जी हैं और इस चर्चा ये करेंगे कि ये शिक्षित वर्ग है, ये आपके स्वावलंबी इंटर कॉलेज गोरखपुर के लेक्चरार भी हैं, शिक्षित वर्ग है, समाज से जुड़े हुए हैं। आइए चर्चा करते हैं। सर, इस बार का जो लोकसभा का चुनाव है किस तरह से देख रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? इसमें भाजपा ने बहुत अच्छा कार्य किया है पिछले 10 वर्षों में। वैसे बांसगांव क्षेत्र में जो कैंडिडेट हैं वो अधिकांश लोगों की पसंद के नहीं हैं, लेकिन फिर भी मोदी के नाम पर भाजपा को ही अधिकांश लोगों का समर्थन है। सर, केवल चेहरा मात्र नहीं होता है, क्या मोदी सरकार में उपलब्धियां रही हैं, क्या फ़ायदे मिले हैं? मोदी सरकार में हर क्षेत्र में उपलब्धियां रही हैं, चाहे सांस्कृतिक दृष्टि से देखिए, राजनीतिक दृष्टि से देखिए, सामाजिक दृष्टि से देखिए। सभी लोगों के अंदर एक उत्साह की भावना आई है। जो भी योजनाएं लागू हुई हैं सबके लिए लागू हुई हैं। राम मंदिर है, एक भावनात्मक लगाव रहा है लोगों का, वो भी मोदी जी ने किया है, भाजपा ने किया है। धारा 370 कहा जाता था कि ये हट नहीं पाएगा, लेकिन वो भी भाजपा ने हटाया है। तो बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं और अभी भी हम लोगों को उम्मीद है कि यूसीसी और तमाम जो चीज़ें हैं, जो समस्याएं हैं देश की, वो समाप्त भाजपा करेगी, आएगी। तो सर, देखा जाता है कि रोजगारी का मुद्दा, जो बेरोजगारी है उसको मुद्दा बड़ा गर्म हो रहा है। बेरोजगारी को लेकर क्या कहेंगे? जो युवा हैं, शिक्षित वर्ग के, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है और लोग कह रहे हैं महंगाई है। दोनों बिंदुओं पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार सभी को रोजगार नहीं दे सकती है, लेकिन जो योग्य हैं और अपने काम में लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं, उनको रोजगार मिल रहा है। और पिछली सरकार थी यहाँ पर अखिलेश की, उसमें रोजगार बहुत कम मिला था, लेकिन जब से योगी सरकार आई है, अब इंटर कॉलेजों में ही हम देखते हैं कि पहले 2011 की वैकेंसी योगी काल में पूरी हुई है, जो मायावती के समय निकला था वैकेंसी। और अखिलेश राज में भी जो 2013 में वैकेंसी निकली, वह आके 2017 योगी के काल में ही पूरी हुई है। तो रोजगार की दृष्टि से भी देखा जाए तो ठीक ही है इन लोगों का कार्यकाल। और महंगाई तो इन्फ्लेशन बढ़ता ही रहता है, पहले आय कम थी, अब आय अधिक है, तो उसी के हिसाब से महंगाई भी बढ़ रही है। किसान सम्मान निधि और महिला सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे? किसान सम्मान निधि पर ये पहली बार भाजपा सरकार ने ही सीधे खाते में लोगों को दिया है और इससे किसानों की कुछ समस्याएं तो सॉल्व हुई हैं। और महिला सुरक्षा के मामले में तो उत्तर प्रदेश योगी के कारण ये बहुत आगे है और निर्भीक हो करके महिलाएं हर क्षेत्र में जा रही हैं, निकल रही हैं, और चाहे रात हो चाहे दिन हो, कहीं भी कोई आ जा सकता है। दर्शकों, आपने सुना यहाँ के मिश्रा जी को और यहाँ पे और लोग बैठे हैं जो कि हमारे उमाचंद त्रिपाठी जी हैं और हमारे यहाँ पे माता जी भी हैं, जो कि कहा जाता है कि वो भी एक शिक्षक हैं प्राइमरी स्कूल में। उनसे भी बात करेंगे। तो अगले कड़ी में हम बात करेंगे जो बच्चों को पढ़ाती हैं, बच्चों को शिक्षा देती हैं। शिक्षक का काम है कि समाज को अच्छा मार्गदर्शन देना, बच्चों को एक शिक्षित करके एक देश को एक अच्छा नागरिक बनाना। जो महिला हैं और बच्चों को एजुकेशन देती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कहा जाता है कि माँ बाप बच्चों को तो पैदा कर देते हैं, लेकिन समाज का राह दिखाना गुरु का काम होता है। और एक गुरु के रूप में एक महिला हैं जो को बच्चों को अच्छा बना करके एक समाज को अच्छा नागरिक देना, जो समाज सेवा में और देश के विकास में सराहनीय योगदान देते हैं। आइए बात करते हैं कि आप एक शिक्षिका हैं, पहले अपना परिचय दीजिए। मैं मृदुला मिश्रा, प्राइमरी स्कूल बोड़िया अनंत, क्षेत्र बैतालपुर देवरिया, मैं हेडमास्टर के पद पर कार्यरत हूँ। आप शिक्षिका हैं, आप लोगों को ड्यूटी भी लगी होगी चुनाव में? जी। तो मैं क्या दिखता है, आप लोग बूथ पे जाती होंगी, गांव में जाती होंगी, क्या लगता है कि जो मोदी सरकार ने किया है अच्छा किया है, बुरा किया है? नहीं, वो तो चूँकि जातिवार बट गई है। कुछ लोगों के लिए मोदी सरकार अच्छी है, लेकिन कुछ लोग उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है? जातिवाद को लेकर नहीं समर्थन हो रहा है कि उनको सुविधा नहीं मिला है? नहीं, ज़्यादा तो जातिवाद को लेकर ही है। सुविधाएं तो वैसे सबको मिल रही हैं, चाहे कोई भी वर्ग हो, लेकिन जातिवाद का ज़्यादा असर पड़ रहा है। आप इस चीज़ को मानते हैं कि उत्तर प्रदेश बिहार में जातिवादी समीकरण होने के नाते शायद उत्तर प्रदेश बिहार का
उतना विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए। उत्तर प्रदेश से तो हुआ है, होना चाहिए जैसे वैसे हुआ है। उत्तर प्रदेश में कोई कमी नहीं है। योगी सरकार जब से आई है बहुत अच्छा हुआ है। बिहार के बारे में हम बहुत नहीं बता सकते। आप एक महिला हैं, अपने को कैसा महसूस है? आप फील्ड में जाती हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं क्या? जी जी, इसमें कोई शक नहीं। हम किस तरह की सुरक्षा हो, जैसे पहले क्या था, अभी क्या बदलाव हो गया? ये हम लोग चूँकि शुरू से ही सख्त रहे हैं और हम लोग अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि कहीं भी हम लोग सुरक्षित रहते हैं। हम लोग को कहीं भी डर नहीं लगता है। बच्चों को क्या मैसेज है, क्योंकि आप शिक्षिका हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं, बच्चों के लिए क्या बोलना चाहेंगे, युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे, देश के लिए? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चे शुरू से ही जब उनको आदत मेहनत की होनी हो चाहिए, तो कठिन परिश्रम करें। शुरू से ही बच्चों में ये आदत डाला जाए कि बच्चे मेहनत करें, चाहे किसी भी क्षेत्र में। आपको ऐसा नहीं लगता है कि संस्कार भी बहुत ज़रूरी होता है बच्चों में? जो संस्कार जो डालेंगे वही मिलेगा। मस्ट संस्कार ही है। संस्कार से ही सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। संस्कार है तो पढ़ाई भी है। जिसके अंदर संस्कार नहीं, वो पढ़ाई भी नहीं कर सकता है। तो आज के बच्चों में क्या दिखता है? मैं एक दूसरे का रिस्पेक्ट होता था, पिताजी के सामने हम लोग नहीं बैठते थे। आज माहौल बिल्कुल अलग बदल चुका है। पिता के सामने लड़का खड़ा रहता, बैठा है, कोई बातें होती है बैठ के सुनते हो, तो क्या बदलाव है? क्योंकि वो ज़्यादा बच्चों का ही दोष नहीं है, वो अभिभावक का भी दोष है। आप वैसा बना दिए हैं माहौल कि भाई बच्चे आपके साथ बैठ सकते हैं। पहले ये माहौल नहीं था। तो इस बात को आपको मालूम है कि जो बच्चे होते हैं कोमल होते हैं, एक कहा गया मट्टी के घड़े के कच्चे सामान होते हैं, जैसे उनको रसा जैसे बनाया जाएगा, तो क्या ये सही है? किस स्तर पे देखती हैं आप? नहीं, बच्चों को हमेशा अपने अपने बच्चे से जैसे सोचिए। अपना बच्चा है, चाहे हम लोग स्कूल में जाते हैं तो हम लोगों को अपने बच्चों के जैसे लगता है कि वो बच्चे मेरे ही हैं। ऐसे आत्मिक रूप से जुड़ा। अभी हम आज ही घर में थे और 3 बच्चे हमारे स्कूल के आ गए सुबह ही सुबह, खोजते हुए कि मैडम इधर ही से जाती हैं। जी, सुबह सुबह आए हैं सब, उन लोगों को चाय पानी कराए हैं, फिर टॉफ़ी के लिए पैसा दिए कि जा तुम। सुबह की सुना हो कि आज आपके यहाँ कोई मांगलिक काम था, सत्यनारायण में कथा होता था, जी जी तो इस पे आप लोग शायद आए थे। जी जी, वही कार्यक्रम था तो आना ज़रूरी था। वही चूँकि एक दिन का संडे मिलता है हम लोगों को, फिर भी ये भी काम ज़रूरी था। तो आज क्या भगवान से आपने मांगा, जो कि भगवान का आपने व्रत किया, कथा किया, क्या मांगा आपने भगवान से? भगवान हमेशा सबको सुखी रखें। बस हम लोग से जो लोग जुड़े हैं सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, सबको नौकरी सुविधाएं सारी चीज़ें मिलें। ऐसा नहीं कि अपना सुख ही सुख नहीं होता है, सबके सुख में ही सब लोग सुखी रहते हैं। आप लोग सुन रहे थे मृदुला मिश्रा जी, जो बैतालपुर एक स्कूल में टीचर है प्राइमरी। और एक बड़ी बात है कि किसी घर की महिला अगर शिक्षक हो तो उस परिवार वैसे भी ऑटोमेटिक शिक्षित हो जाता है। इसी के साथ मैं हमारे अगले कड़ी में उमाचंद त्रिपाठी जी हैं, बात करेंगे। आज हम ऐसे व्यक्ति को परिचय देना चाहेंगे कि जो खुदिया मिस्र में एक देखा जाए संस्कारिक व्यक्ति हैं, एक उनको विद्वान कहा जा सकता है। उनको कहा जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बीएचयू एक समय था जो टॉप किए थे, आईआईटी, और गांव में ही ये आईआईटी बीएचयू के नाम से एक कोचिंग क्लास चलाते हैं। इन्होंने पूरा देश को भ्रमण किया है और जितना हम कहें उतना कम है। और उन परिस्थितियों में किया है कि जो घर की जो समस्या थी, मैं खुद आता हूँ साल में देखता हूँ क्या पोजीशन होता है, लेकिन उस परिस्थितियों में ये पूरे देश को भ्रमण करना, समाज को एक दिशा देना, और इनके द्वारा जो यज्ञ होते हैं पूरे देश में कई जगह हुआ है, दिल्ली हुआ है, कानपुर हुआ है, बनारस हुआ है, बहुत सारी जगह ऐसे में जो यज्ञ हुए हैं। तो आइए बात करेंगे कि पहली चीज़ तो आपको बहुत बहुत नमस्कार और हमारे चैनल में आपका धन्यवाद है और स्वागत है। और ये कहेंगे कि जो राजनीतिक जो माहौल है आज का 2024 का, मोदी सरकार के लिए क्या भविष्य बता रहा है, जरा इस पर प्रकाश डालिए आप। बोलो भारत माता की जय। राजनीतिक भविष्य तो 2014 में मुझसे सूरत में मैं यज्ञ कर रहा था तो पत्रकार बंधुओं ने पूछा था, मीडिया वालों ने, कि प्रधानमंत्री क्या मोदी बन जाएंगे। तो मैंने फिर विचार किया अपने यज्ञ स्थल पे, तो मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि मोदी को हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा किसी को के सामने। ये पीएम बनने के लिए किसी दूसरे के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। तो लोगों ने कहा इसका मतलब पूर्ण बहुमत मिलेगा। मैं कहा इसका मतलब जो भी निकले, लेकिन हमारे ग्रह गणित से तो यही लग रहा है कि मोदी को किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, वो पीएम बन जाएंगे। 2024 में श्योर नहीं, 2014 की बात मैं कह रहा हूँ, 2014 की बात मैं कह रहा हूँ। उसके बाद फिर बीच में एक चुनाव आया, तो उसमें भी तो मैं बॉम्बे में था अपने आश्रम पे, शनिधाम पे।
तो वहाँ भी पत्रकार बंधु टीवी वाले भी आ गए, आप भी आए हुए थे उसमें। तो मैंने कहा भाई एक बार जो ग्रह गणित जिसकी बोल रही, जो हमारे शेखर चाचा जी अगर गोरे हैं तो जीवन भर गोरे रहेंगे। एक बार ग्रह गणित अगर मोदी की बोल रही, राजयोग इनके अंदर प्रतिष्ठित है, मुख्यमंत्री बने उसके बाद सीधे प्रधानमंत्री बने, तो जो ग्रह गणित इनका ये बोल रहा है कि राजयोग इनका है। तो मैंने 2014 के बाद 2019 में भी मैंने कहा कि वही सेम बात रिपीट हुआ कि इनको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। लेकिन उसमें एक चीज़ मैं कह दिया कि ग्रह गणित यह बता रही है कि ये पीएम तो बन जाएंगे, लेकिन इनको समाज का कुछ हिस्सा यश नहीं देगा। जितना ये करेंगे उसके हिसाब से उनको उतना बड़ाई और यश नहीं देगा, केवल कमियां ढूंढने वालों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, ऐसा दिखाई भी दे रहा है। अब बात रही 2024 की, तो वही व्यक्ति है। मैं तो ही प्रार्थना करता हूँ कि मोदी जी की आयु लंबी हो और कईयों बार ये प्रधानमंत्री बने, और जब ये खड़े होंगे तो प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि इनका ग्रह गणित ही कहता है कि राजयोग है। अगर ये खड़े हो गए तो और अपने जीवन काल में जितने बार भी खड़े होंगे उतने बार ये प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन उनको यही है कि इस बार गणित ये बोल रही है। इस बार मैं अपने ग्राम रामनगर मिस्र खुदिया मिस्र में मैं चाचा जी के दरवाजे पर सत्यनारायण वहाँ पूजा हुआ, उस अवसर पर हम लोग इकट्ठे हुए हैं। मुंबई से हमारे पत्रकार जी आ चुके हैं मुझसे मिलने के लिए, तो इसमें एक वार्ता भी हो गई। मोदी जी के विषय में इंटरव्यू करने के लिए ऑनलाइन मुझसे लोग कह रहे थे, मैं किसी को मैंने सूरत वालों को लिफ्ट नहीं दिया, लेकिन आप मुंबई ही चल के आ गई। तो मैं इस बार ये कहूँगा कि इस बार राजयोग है, ये मुख्य प्रधानमंत्री बनेंगे, इनको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, और जो चाहेंगे अच्छे कार्य, सारे अच्छे कार्य इनके होंगे। लेकिन यही है कि इस बार इनको जश मिलेगा। इस बार पूरी समाज, पूरा देश, पूरा विदेश इस 5 साल में इनको जश देगा और भारत एक श्रेष्ठता की सीढ़ी पर चढ़ जाएगा। हम बनारस की बात करेंगे। बनारस में जो उन्होंने चुनाव जीता था, क्या उससे ज़्यादा इसमें जीत मिलेगी? काशी तो हमारी प्रिय नगरी है। मैं काशी से IIT BHU से पढ़ाई किया हूँ। पिताजी के मेरे शिष्य भी हैं, काशी में यज्ञ भी कराया गया है। तो संकट मोचन के महंत जी से मैंने पूछा, संकट मोचन काशी के महंत जी से मैंने पूछा, वो IIT BHU प्रोफेसर हैं, कि गुरुजी क्या आप मोदी जी के क्रियाकलापों से एज ए सांसद क्या आप सहमत हैं, या कोई इनसे शिकायत आपको है? क्योंकि जो केवल लाभ लेना चाहते हैं वो उनकी बातों में सत्यता नहीं होती है। तो आप इतने बड़े संकट मोचन के महंत हैं, उसमें भी IITian आप हैं, तो आप बताइए इस बात को। तो पांडे साहब, मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने बोला, अपने कक्ष में हमको बुलाया और कुछ लोगों को बैठा करके वार्ता हुआ। काफ़ी लोग उसमें IIT के थे। तो बनारस में बहुत ही ज़्यादा वोट से इस बार ये जीतेंगे, और गंगा के प्रदूषण को दूर करने के लिए जो कार्य हो रहा है उसको बहुत लोग ऐसा दिखा रहे हैं कि प्रदूषित अभी भी है, लेकिन देखने वाले ये भी देख रहे हैं कि इसमें प्रदूषण पहले से कम हुआ है। इतनी बड़ी नदी को सुधारना, संभालना इतना आसान बात नहीं है। नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है, और मोदी जी जितना बनारस के लिए कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो मुक्ति का स्थल है काशी, जो पृथ्वी से ऊपर है, जो शिव जी के त्रिशूल पर है, और मुझे गंगा माँ ने बुलाया है। ऐसी भावना से जो जब रहेंगे तो कल्याण तो काशी का अब होना ही है। जहाँ शिव जी बैठे हैं वहाँ कल्याण, उनको तो वो खुद वहाँ के काल भैरव बाबा सब लोग मिल करके, अन्नपूर्णा माता उनको काशी को छोड़ते नहीं हैं, इसलिए काशी भी उनको छोड़ेगी नहीं। और मुस्लिम भी वहाँ वोट खूब देते हैं। इस बार तो मुस्लिम और भी वोट देंगे, अब पूर्ण ज़्यादा संख्या में जीतेंगे। तो आपने सुना हमारे उमाचंद त्रिपाठी जी को, क्योंकि जितना ये विश्लेषण हो रहा है ये बड़ा एक महत्व रखेगा 2024 के 4 जून के चुनाव को लेकर के। जो नतीजे आएंगे उसमें आप लोग देखिएगा कि इस विश्लेषण का कितना इफेक्ट और कितना सच्चाई हो रहा है, आने वाला समय बताएगा। चुनाव के सरगर्मी को देखते हुए हमने चर्चा किया, कोई IIT BHU टॉपर है, कोई लेक्चरर है, कोई प्राइमरी शिक्षिका है, और हमारे साथ में एक और ऐसे सज्जन हैं
जो विष्णुदेव मिश्रा जी हैं, जो कि मद्रास IIT वैज्ञानिक हैं। और आइए बात करते हैं कि हम लोग चुनाव की तो बातें हो गई, लेकिन सरकार जिसकी भी होती है, युवाओं को एक अपेक्षा होती है कि भाई हमको रोज़गार पहले मिलना चाहिए। तो इस पे हम चर्चा करेंगे कि 2014 से लेके जो भी सरकार उन्होंने किया, रोजगारी दिया नहीं दिया, इसका विरोध हो रहा है। लेकिन आपके समझ में क्या आ रहा है कि 2024 का जो चुनाव हो रहा है, अगर 400 के पार हो रहा है, तो क्या मोदी जी का जो आरोप लोग लगा रहे हैं कि रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो क्या इस रोज़गार मिलेगा युवाओं को? इस पे पता नहीं, कमेंट करना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। क्योंकि आप युवा हैं, देश के भविष्य हैं, आप विश्लेषण करिए, इसकी बात करिए। आप युवा हैं, पढ़ लिख रहे, किस लिए? सर्विस के लिए पढ़ रहे हैं। तो सर्विस गवर्नमेंट पहले रिस्पांस होता है, पहले गवर्नमेंट की चाहिए हमको, उसके बाद अदर सेक्टर में जा सकते हैं। तो उस पर फोकस करिए, गवर्नमेंट हमको क्या इस पर नौकरी मिलता है। हम लोग अभी बहुत सारी चर्चा हुई, एजुकेशन से हो गया, पॉलिटिकल हो गया, आपका ज्योतिष हो गया। अब आप एक कह सकते हैं कि बेरोजगार हैं, शिक्षा लेकर के भी यही कर सकते हैं। और आपकी इच्छा, जैसे आपके घर में सब लोग एजुकेटेड लोग हैं, शिक्षित परिवार है, तो आप भी चाहते हैं कि हम भी शिक्षित होकर कुछ सर्विस करें गवर्नमेंट की। आइए हम बात करते हैं दिनेश तिवारी जी से, जो कि एक युवा है और ये अभी एजुकेशन कर रहे हैं। एजुकेशन मतलब एक एजुकेशनल होता है प्रोफेशनल, एक होता है शैक्षिक। तो शैक्षिक तो कंप्लीट हो गया, लेकिन प्रोफेशनल अभी एजुकेशन इनका चालू है और कुछ वर्षों में इनका LLB कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इनकी इच्छा ये है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में जाएं। पहला सवाल ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में जाना क्यों चाहते हैं? शिक्षा के क्षेत्र से ही मूलचूल परिवर्तन लाया जा सकता है क्या, किस तरह का? और देश का अपना भविष्य और आने वाली पीढ़ियों को शिक्षित किया जा सकता है, जो एक सुव्यवस्थित सुसंगठित समाज निर्मित किया जा सके। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं। ये आपके मन में कहीं अलग से हुआ है कि कहीं से प्रेरणा मिली? कहाँ से प्रेरणा मिली कि हमको शिक्षक बनना चाहिए? ऐसा ही परिवेश ही घर का है जी। माता पिता का? या हाँ, घर भैया, का जो हाँ भैया माहौल है, भाभी उसको है, देखते सभी लोग हैं जी। अक्सर कहा जाता है कि जिस घर में एडवोकेट हो, शिक्षक हो, नेता हो, 99% ऐसा माहौल बन जाता है कि लोग उसी तरफ रुख करते हैं। लेकिन 1 से 2% ऐसा होता है जो अपवाद होता है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं हो सकता है, टीचर का बेटा टीचर नहीं हो सकता है, एडवोकेट का बेटा एडवोकेट नहीं होता है, और IAS लड़का IAS नहीं हो सकता है। लेकिन कुछ परसेंटेज अपवाद है, लेकिन सच्चाई ये है कि 98% की जो माहौल मिलता है उसी माहौल में बच्चे ढलते हैं और वही बनना चाहते हैं। और वही चीज़ दिनेश तिवारी जी का कहना है कि हम शिक्षक बनना चाहते हैं। तिवारी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, और भगवान आपको इतना आशीर्वाद दें कि हम इस साल आए हैं, लेकिन अगली बार आवें तो आप किसी रूप में कहीं ना कहीं इम्प्लाई मिले, ताकि हम लोग मिल करके कुछ मुँह मीठा करेंगे। भगवान आपको बहुत बड़ा आशीर्वाद दें और आपके परिवार के श्रेष्ठ लोगों का आशीर्वाद मिले। इसी तरह स्टार पांडे की रिपोर्ट करनी हुई। हमारे साथ में प्रमोद मिश्रा जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक अच्छे कर्मठ कार्यकर्ता हैं और लोगों के बीच सुख दुख में शामिल होते हैं। आज के राजनीतिक माहौल की बात करेंगे कि आज में जो राजनीतिक माहौल 2024 का चल रहा है, लोगों का इंडिया गठबंधन का आरोप लग रहा है कि मोदी जी 230 से आगे नहीं बढ़ेंगे। क्यों नहीं बढ़ेंगे, और बढ़ेंगे तो क्या मुद्दा आपके पास? ऐसा जो लोग भी कह रहे हैं कि 230 से आगे नहीं बढ़ेंगे, वो भ्रम में जी रहे हैं। और बढ़ने का विषय ये जो मोदी जी ने कहा है कि 400 पार, उसका ध्येय ये है कि मोदी जी ने वास्तव में काम किया है और अपने काम के ताकत पे 2019 में जब उनको आना था, चुनाव लड़ रहे थे, तो उन्होंने एक नारा दिया था 370, और 370 के करीब हम पहुँचे, आसपास पहुँचे, और उद्देश्य था कि भारत से 370 को ख़त्म करके, जम्मू से 370 को ख़त्म करके एक देश एक संविधान लागू किया जाए, और मोदी जी ने उन्होंने किया। इस समय यदि उन्होंने 400 पार दिया है तो उसके पीछे हेतु ये है कि 400 पार जिस दिन मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी आएगी, भारत की व्यवस्था के साथ नहीं रहते, वो यहाँ से बाहर जाने वाले हैं। इसीलिए उन्होंने 400 पार का नारा दिया है। कन्याओं के लिए कौन सी योजना है? कन्याओं के लिए बहुत ही अच्छी योजना इस समय चल रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजना चल रही है, जब बेटियों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा था। और आज तो महिलाओं के प्रति मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उतारू है, 33% दे के महिलाओं को एकदम आधे आधे पे लाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथ में लिया है। कन्याओं के लिए शादी विवाह एजुकेशन के लिए कौन सी योजना है? और एक शादी की योजना है, मोदी जी ने, योगी जी ने लागू किया था, उसका नाम बताइए। वो मुझे ध्यान में नहीं। इसमें कन्यादान योजना उसका नाम है। लड़कियों के लिए शादी विवाह के लिए 1 लाख रुपये का पैकेज आता है हर परिवार के लिए। हाँ,
तो थोड़ा सा यही मुद्दा है ज़मीन पर जाने का, और आपको यही नहीं पता है तो कैसे करेंगे? अब किसी घर में लड़की है, बोल रहे हैं कि भाई 1 लाख का डोनेट करना, कैसे करेंगे? अब जब योजना का नाम ही नहीं है, तो आप लोग थोड़ा सा उसको गढ़िए, मेहनत कीजिए थोड़ा सा। क्या है, हम बोल देते हैं हवा में, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कुछ भी नहीं, किसी को पता नहीं है ना। वही तो हम अभी चर्चा कर रहे थे ना, नॉलेज ही नहीं है ना उस चीज़ को। मोदी जी की जितनी योजनाएं चली हैं, कितना होगा, खाली आंकड़ा बता दीजिएगा, मैं पूछूँ डिटेल नहीं पूछूंगा, कितनी योजना है मोदी जी की? इस समय 160 योजनाएं मोदी जी की चल रही हैं, 182, 182 योजनाएं। लेकिन जीरो ग्राउंड पे कितना है? मुश्किल से 10 से 15, बाकी हवा में है। जीरो ग्राउंड पे मुझे लगता है कि जहाँ जिसकी उपयोगिता है उस तरह से योजनाएं चल रही हैं। हर परिवार में, हर गांव में गरीब रहते हैं, सबको आवश्यकता है। कोई सुविधा ना नहीं बोलेगा, आप दोगे तो ले लेगा। शौचालय की बात करते हैं, हर घर को शौचालय मिला है, अब मिला है कि नहीं पूरे गांव के अंदर? लेकिन मालूम है कि जिसके यहाँ है वो भी लिया है, बिल्कुल लिया है, इसका दो राय नहीं, गवर्नमेंट की स्कीम लेना चाहिए, लेकिन उसी जितनी स्कीम आएंगी सब लोग लेंगे, लेकिन आए ही नहीं ना अभी तक। इसी का कारण है कि लोग दहशत कर रहे हैं कि मोदी जी नहीं जीतेंगे, इसका कारण यही है। अगर आप लोग डंके की चोट पर बोलते हैं ना कि योजना तो हमने ये गांव में इतना दिया, तो उनके कहने की हिम्मत नहीं थी। ये सभी योजनाओं को देखिए, एक बात बता रहे हैं, योजनाएं जो जमीन पे नहीं आई हैं, वास्तव में उन योजनाओं के नहीं कारण ये है कि जहां हमारे लोग नहीं रहे वहां योजनाएं जमीन पे नहीं रहीं, नहीं आ पाई, और जहां हमारे लोग हैं वहां पूर्ण रूप से हमारी योजना, भारतीय जनता पार्टी की योजना काम कर रही है और लोगों के पास तक पहुंची है। इस लोकसभा चुनाव में सबका मत है कि मोदी जी आवें और आप लोग अच्छे से काम करें और देश का विकास करें।